अमरीन पाठशाला में सभी का स्वागत है। आज आपकी बच्चों थर्ड क्लास है, जो आपका हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर है क्लास 12th का, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। उसी का आज क्लास थर्ड है, लेकिन टॉपिक फोर्थ है, सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो सब्सक्राइब लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। फोर्थ टॉपिक है आपका ये सामाजिक विभिन्नता का अवलोकन। तो सामाजिक विभिन्नता के अवलोकन के साथ साथ बच्चों आर्थिक और सांस्कृतिक और जो है राजनीतिक, ये चारों विभिन्नता भी इसी के साथ में इंक्लूड है। ठीक है। अब सामाजिक विभिन्नता का नॉर्मल मतलब क्या है कि समाज में जो डिफरेंट है इकोनॉमी के आधार पर, मतलब जो है उनके सांस्कृतिक आधार पर, तो उसका अवलोकन हम इसमें करेंगे। जैसे इसमें आपके चैप्टर में जो है 2 पॉइंट दिए हैं, समाधान का दिया है और दूसरा आपका दिया है कि विलासिता की वस्तुओं की खोज। तो इसमें नॉर्मली सिंपल टॉपिक है, जैसे आप देखेंगे, जैसे कि आप जो है मिस्र की सभ्यता की बात करेंगे तो वहां पर जो है जो शाही वर्ग है, जो राजकीय वर्ग है और जो उनके बड़े अधिकारी हैं, तो उनके पिरामिड हमें प्राप्त होते हैं। पिरामिड जहां भी शब्द आएगा इसका मतलब क्या है कि ये जो है उनके अंत्येष्टि स्थल हैं या उनके जो है समाधान है राजकीय, यानी कब्रें हैं उनकी। ऐसे जैसे भारत में हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में मकबरे, तो मकबरे भी जो है कब्र होती हैं बच्चों। ठीक है। वहां जो बादशाह हैं, जो शाही वर्ग हैं, उनकी जो है बॉडी वहां पर दफनाते हैं, उसे हम कब्र बोलते हैं। तो ये 2 पॉइंट लिए हैं, समाधान लिया है और दूसरा लिया है विलासिता की वस्तुएं। यानी कि जिन घरों में समाधान पस्ती जो है आला लेवल की है, मानो जैसे मिस्र के पिरामिड है, तो यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में धन संपत्ति और जो है ज्वेलरी, सोना चांदी, उनके यूज की वस्तुएं बहुत बड़े लेवल पर जो है साथ में दफनाई गई हैं बॉडी के साथ में। तो इसका मतलब क्या है कि वह जो वर्ग है वो बहुत रिच है, बहुत धनी है। नॉर्मल इंसान जो है कि नॉर्मल कब्रें हैं। तो इसके आधार पर सामाजिक विभिन्नता का पता चलता है। ठीक है। इसे हम जो है 1 बाय 1 देखते हैं। पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक विभिन्नताएं थी। कौन सी विभिन्नताओं की बात कर रहा है बच्चों? सामाजिक और आर्थिक। सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक समाधानों का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित हैं। इनमें से कई पिरामिड राज के समाधान थे जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक से दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटें की चिनाई की गई थी। क्या ये विविधताएं सामाजिक विभिन्नता की ओर संकेत करती हैं? बिल्कुल सही बात है, ये संकेत करती हैं। कुछ कब्रों में मृदभांड का आभूषण मिले हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं कि मरने के बाद में इन वस्तुओं का जो है यूज होता है। पुरुष और महिलाएं दोनों के शवाधानों से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप संघ के 3 छल्लों जैसपार के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिलता है। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है? विलासिता की वस्तुओं की खोज। यानी कि देखो, ये हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, और उसी के समकालीन जो हमारे जो है विश्व में जो सभ्यता है, जैसे आपकी मिस्र की सभ्यता है और जो है मेसोपोटामिया जो इराक की सभ्यता है, दजला फरात की नदियों के बीच में है ये। ठीक है। तो उसी के आधार पर जो है हम सामाजिक विभिन्नता की हम बात कर रहे हैं। यानी कि जहां पे जीवन या विलासिता का मतलब क्या है? जो हमारे जीवन यापन की जो वस्तुएं हैं वो सभी हमारे घरों में है। चक्कियां हैं, मृदभांड है, सुइयां है, छावा है। ठीक है। और जो है जैसे फ्योंस के
के बर्तन हैं या और जैसे पदार्थ हैं या कीमती वस्तुएं हैं, जैसे दर्पण हुआ है या ज्वेलरी है, बहुत अधिक मात्रा में अच्छे मनके हैं, मनके भी ज्वेलरी में आते हैं, हार बोलते हैं गले का। तो यदि ये वस्तुएं किसी परिवार में मिल रही हैं तो वो फैमिली जो है धनी है, यानी कि उसका सामाजिक लेवल ऊंचा है। जो सामाजिक लेवल ऊंचा है तो उनका आर्थिक लेवल भी ऊंचा है, इकोनॉमिक कंडीशन भी लोगों की ऊंची है। उसी के आधार पर जो है सांस्कृतिक लेवल और जो है उनका राजनीतिक लेवल भी ऊंचा ऑटोमेटिक हो जाएगा। सब एक दूसरे से कनेक्टिविटी में है। तो इसी का बच्चों जो है 1 बाय 1 लाइन के हिसाब से देखते हैं। सामाजिक विभिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है पुरावस्तुओं का अध्ययन, जिन्हें पुरातात्विद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में बांटते हैं। किस चीज में बांट रहे हैं? जो हमारी पुरावस्तुएं हैं उपयोगी और विलास की वस्तुओं में। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित है, यानी कि उपयोगी में, जो आमतौर पर हर घर में मतलब होंगी ही, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियां हैं, मृदभांड है, सुइयां है, झावा है आदि शामिल है। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं। पुरातात्विद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो, जिन्हें परचेज करना सामान्य वर्ग के लिए आसान नहीं होता है। इस प्रकार फ्योंस जो घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर, आग में पकाकर तैयार होता है। ठीक है, उससे जो है छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे, ये बनाए जाते हैं। तो फ्योंस का एक बड़ा एक पात्र देखो यहाँ पे दिया गया है, देखो कितना शानदार जो है ये बनाया गया है। यहाँ पे देखोगे ये जो है ये तांबे का दर्पण है, देखो ये जो है तांबे का दर्पण है बच्चों। तो ये जो है विलासिता की वस्तुओं में आएंगे, लेकिन जिन परिवारों में ये चीज मिल रही है तो उनका जो है इकोनॉमिक लेवल उनकी ऊंची है और उसी के आधार पर उनका सामाजिक लेवल भी ऊंचा है। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियां जो फ्योंस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती हैं, क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करेंगे? यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो, कहाँ पे बच्चों? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े नगरों में जो है बड़ी बस्तियों में मिलती हैं। छोटी बस्तियों में केवल विरले ही मिलती है, बहुत कम मिलती है। ये सामान्य सी बात है बच्चों। जितना ऊंचा शहर होगा वहां पे सामाजिक विभिन्नता का लेवल भी जो है ज्यादा होगा। और नॉर्मली बात है जितना ऊंचा शहर यानी कि जितना बड़ा शहर है इतना ही रिच लोग, मालदार लोग जो है वहां पर रहते हैं। आज भी आप जैसे हम देखेंगे दिल्ली है, बेंगलुरु है, कलकत्ता है, बॉम्बे है, चेन्नई है, ठीक है, अहमदाबाद है, बड़े बड़े शहर जो है तो वहां पे ज्यादा मतलब जो है रिच फैमिली होंगी। उनके जीवन यापन की विलासिता की वस्तुएं जो है घरों में होंगी। स्विमिंग पूल होगा, घर में जो है पार्क होगा, समझ रहे हो, जिम होगा। तो ये बहुत सारी चीजें जो है घरों में जो है होंगी। और जो नॉर्मल परिवार जो है रूरल एरिया में होते हैं तो वहां पे जिम पार्क नॉर्मली नहीं होते हैं, छोटे घर होते हैं उन लोगों के। तो इससे जो है सामाजिक स्तर का हमें पता चलता है। उदाहरण के लिए फ्योंस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिले हैं। कहां पे मिले हैं बच्चों ये? ठीक है, देखो कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण भूषण संचयों से प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो उन्होंने जो है उस टाइम के जो अतीत के लोग थे उन लोगों ने उनको जो है संचय करके इकट्ठा करके कहीं पर रख दिया, लेकिन वो जो है किसी को बताया नहीं और उनकी डेथ होगी, तो वही अभी प्राप्त हमें होते हैं। इसमें देखो एक शब्द दिया है संचय। संचय, इसके शब्द का क्या मीनिंग है इसे हम देखते हैं। लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के। यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने
और इन्हें प्राप्त नहीं किया तो ये तब तक अपने स्थान पर ही रहते हैं जब तक कोई पुरातात्विद इन्हें खोज नहीं निकालता है। ठीक है। आधुनिक समय में प्रचलित मृतकों के अंतिम संस्कार की विधियों पर चर्चा कीजिए। क्या ये किस सीमा तक सामाजिक विभिन्नता को परिलक्षित करती हैं? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये सामाजिक विभिन्नता को जो है परिलक्षित करती हैं, जो मृतकों का अंतिम संस्कार की विधि है। इसमें आप देखेंगे जैसे हमारे यहाँ जैसे जिन धर्मों में जो है कब्रें बनाई जाती हैं, मकबरे बनते हैं, तो वहां पर देखते हैं मकबरे जो हैं बहुत शानदार और जो है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डेकोरेट तरीके से उन पर नक्काशी करते हैं, बड़ा अच्छा गुंबद बनाते हैं। तो जो नॉर्मल आदमी की कब्रें बनती है वो जो है नॉर्मल मिट्टी की खुदाई करके और जो है उसी की मिट्टी की नॉर्मली बनती हैं, कुछ जो है ईंटों की बनाते हैं। तो इससे सामाजिक विभिन्नता का पता चलता है। समझ रहे बच्चों? और कुछ धर्म ऐसे हैं जहां पे जो है अंतिम संस्कार के लिए जो है बॉडी को जलाया जाता है, तो उसके आधार पर वहां भी जो है अलग अलग पद्धति होती है। आपका जो है पॉइंट 5 है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। चनहुद्रोड़ो को चिन्हित कीजिए। यह मोहनजोदड़ो से एक की तुलना में एक बहुत छोटी बस्ती है, यानी कि मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर स्क्वायर में है और जो चनहुद्रोड़ो है ये बहुत छोटी बस्ती है, ओनली 7 हेक्टेयर की है, जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में जो है मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मोहर निर्माण और बाट बनाना। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्निलियन ये सुंदर लाल रंग का पत्थर होता है, कार्निलियन। जैस्पार, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सैलखड़ी जो है मुलायम पत्थर होता है बिल्कुल, जिसे नॉर्मल नॉर्थ इंडिया में ग्रामीण एरिया में आप जाएंगे तो इसे जो है खड़िया बोलते हैं, खड़िया, यानी कि उसको जो है बहुत मुलायम होता है, ऐसे पीस भी लेते हैं, इंक के लिए यूज भी करते हैं सैलखड़ी। जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसे धातु अथवा शंख, फयोंस और पकी मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टॉप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार और खंडित। विभिन्न आकार के जो है ये होते थे। औजार और मनके, देखो यहाँ पे एक औजार दिया गया है, देखो कितना शानदार औजार यहाँ पे दिया गया है। और ये मनका है, जानते हो बच्चे मनका यानी कि गले का हार होता है। ये इसमें जो है एक धागे में उसमें सुराख करते हैं, ये विभिन्न उसके बनाते हैं इनको पदार्थों के, पत्थरों के विभिन्न पत्थर होते हैं, कार्निलियन है, क्वार्ट्ज है और जो है आबू मतलब जो है धातुओं के भी बनते थे। तो उनमें जो है सुराख करते, सुराख करने के बाद में एक धागे में पिरोकर जो है माला की तरह, हार की तरह, नेकलेस की तरह इनका यूज करते थे। ठीक है, को उत्कीर्ण या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थों के अनुसार भिन्नताएं थी। सैलखड़ी जो बहुत मुलायम पत्थर है, आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सैलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे, यानी किसी भी डिजाइन के। सैलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि कार्निलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थरों के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था, फिर बारीकी से सल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चनहुद्रोड़ो, लोथल और हाल ही में धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण हमें जो है प्राप्त हुए हैं। यदि आप मानचित्र 1 में नागेश्वर तथा बालाकोट को चिन्हित करें
तो आप पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां समुद्र के समीप स्थित हैं। ये संग से बनी वस्तुओं जिनमें चूड़ियां, करछियां, पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। बच्चों ये जो है समुद्र के तट पे है। नागेश्वर जो है ये गुजरात के तट पे है, ठीक है, जो कच्छ का रण है वहां पे है ये। और बालाकोट जो है पाकिस्तान, जो सिंध का इलाका है, अरब सागर के तट पे है ये। बालाकोट है, आमरी है, 2-3 स्थल है ये। और किन अच्छा, जहां से माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चनहुदड़ो और लोथल से तैयार माल जैसा मनके, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्र तक लाया जाता था। लोथल से तैयार माल जैसे मनके, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। उत्पादन केंद्रों की पहचान। अब बच्चों देखो आप यहाँ, ये आप फिगर देखेंगे आप, मिट्टी से बनी पुरावस्तुएं, मृदभांड, इनमें से कई पुरावस्तुएं दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय या लोथल के स्थानीय संग्रहालय में देखी जा सकती हैं। देखो ये मिट्टी से बना हुआ जो है मृदभांड है, इनको इनका आकार देखो। ये आज से जो है लगभग जो हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड है, क्या है बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ये आपका जो है 2800 बीसी से और लगभग जो है 1800 बीसी तक का टाइम पीरियड के, इतने पुराने टाइम में कितने अच्छे मृदभांड बनाए जाते थे, देखियो आप। अब देखो दो आपके स्थल आए थे, इनकी लोकेशन देखते हैं हम मैप में, जिससे आपको देखो बच्चों, देखो ये आपका बालाकोट है, देख रहे हो बच्चों आप, ये रहा बालाकोट। ये आपका जो है नागेश्वर है, ये बिल्कुल समुद्र के तट पे है, ये तटीय जो है नगर है। और ये धोलावीरा है, धोलावीरा थोड़ा सा अंदर है कच्छ के रण में ये, ठीक है। तो ये 3 स्थलों की जानकारी आपको जो है होगी। इससे पहले वाली क्लास में हमने एक एक स्थल को बहुत अच्छे से बताया है। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। ये संग से बनी वस्तुओं जैसे चूड़ियां, करछियां, पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे, जहां से माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चनहुदड़ो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्र तक लाया जाता था। यानी कि चनहुदड़ो है, जो लोथल है, तो उन शहरों से, जो बड़े शहर है हड़प्पा सभ्यता के, उनमें जो है माल, तैयार माल और कच्चा माल दोनों ही वहां तक पहुंचाया जाता था। ये आपकी जो है मृण मूर्ति है, देख रहे बच्चों, मृण मूर्ति कैसे तैयार होती है। ये जो है मिट्टी की से तैयार करते हैं, गीली मिट्टी से, फिर उसको जो है धूप में या आग में जो है उसको सुखाकर मृण मूर्ति की मूर्ति तैयार होती है। उत्पादन केंद्रों की पहचान। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातात्विक सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं: प्रस्तर पिंड, पूरे संघ, तांबा अयस्क जैसे कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट। इन सभी वस्तुओं से जो है उत्पादन केंद्रों की पहचान हमारे पुरातात्विक करते हैं। जहां पे ये मानो कहीं पर तांबा अयस्क का काम होता है, तो वहां पे तांबा अयस्क के जो धातु के पार्ट है वो हमें वहां पे मिलेंगे। कच्चा माल भी कहीं पास में उसका स्थल होगा, या जो है कूड़ा करकट है तो उसके हिसाब से भी हमें जानकारी प्राप्त कर होती है। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था, तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में शिल्प उत्पादन कार्य किया जाता था। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां, ठीक है। तो
जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं ये माल कहाँ से प्राप्त करते थे, उसके बारे में ये टॉपिक है। उससे पहले देखो बच्चों, हम ये फिगर देख लेते हैं। तांबे व कांसे के बर्तन है, देखो ये आप, ठीक है। ये पतीला है, देखेंगे आप इसे, और ये जो है एक जो है कुंडा या परात बोलते हैं इसे, ये तांबे का है। एक बसे बोयल भी है, यहाँ पर देखेंगे आप। कटोरा देखो यहाँ पे है। अब जो है बच्चों, जब माल प्राप्त करने के जो हमारे संबंधित नीतियां हैं, या माल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, किन स्थलों से हमें प्राप्त हो रहा है, तो वे दो स्थल है। एक तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर ही स्थल है, और एक जो है विदेशी स्थल है, यानी कि जो किसी दूसरे देश से वस्तुएं लाते थे। दोनों का हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। कुछ जैसे मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ी के मिट्टी से बने खिलौनों के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों, साथ ही तटीय मार्गों का प्रयोग भी किया जाता था। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाले माल, जो भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त स्थल है जहां से हम माल प्राप्त करेंगे, उनके बारे में है ये टॉपिक। हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर, बालाकोट में जहां शंख आसानी से उपलब्ध थे, बालाकोट और नागेश्वर, अभी हमने जो है इनकी लोकेशन देखी है। ये गुजरात के समुद्र तट पे है, और बालाकोट पाकिस्तान सिंध के समुद्र तट पे है। आसानी से उपलब्ध था, बस्तियां स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य प्रस्थल थे जो सुदूर अफगानिस्तान में सोर्दुघई, क्या है सोर्दुघई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर, जिसे हम लाजवर्द मनी या सिंपल जो है मनी बोलते हैं, के सबसे अच्छे स्रोत थे। तथा लोथल जो कार्निलियन, गुजरात के भड़ोच, ये होता है कार्निल, ये होता है लाल। लाजवर्द मनी जो होता है ये होता है नीला। ये दोनों पत्थर होते हैं, लेकिन कीमती पत्थर जो है होते हैं जो ज्वेलरी में यूज करते हैं। सेलखड़ी मुलायम पत्थर होता है, जिसे दक्षिण राजस्थान या उत्तरी गुजरात से प्राप्त करते हैं, और धातु राजस्थान के जो खेतड़ी है खान, वहां से प्राप्त करते थे। कच्चा माल प्राप्त करने की अन्य नीति थी राजस्थान के खेतड़ी अंचल तांबे के लिए, तथा दक्षिण भारत में सोने के लिए, जो कर्नाटक में तुम्हारे जो है कोलार की जो खान है वहां से प्राप्त करते थे। जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना, इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदाय के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में यदाकदा मिलने वाली हड़प्पाई वस्तुएं ऐसे संपर्कों का संकेत करती हैं। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया है। ठीक है, जो खेतड़ी क्षेत्र है वहां जो हमें तांबे के जो हमें खाने वहां से मिली हैं, तांबे के बहुत सारे हमें वहां से बर्तन मिले हैं, तो उनके आधार पर उस संस्कृति का नाम क्या है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया गया है। कहाँ पे है ये, राजस्थान। ठीक है, खेतली खान के आसपास का क्षेत्र है। यह संस्कृति के विशिष्ट मृद भांड हड़प्पाई मृद भांडों से भिन्न थे, तथा यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली थी। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के क्या मिला यहाँ से बच्चों, तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा, भी बहुत बड़े मात्रा में तांबे की वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा निर्यात करते थे। बच्चों देखो, ये आप देखेंगे, ये मैप थोड़ा हम जो है इस पर देखते हैं। ये आपका लोथल है, ठीक है, गुजरात में है। ये माही नदी की एक सहायक नदी है, भोगवा नदी, उसके तट पे है। मेलुहा, मेलुहा जो है पूरी हड़प्पा संस्कृति के बारे में विदेश के लोग बोल रहे हैं। मेलुहा, या इसे जो है नाविकों का देश भी बोलते थे, मेलुहा भी बोलते थे। हड़प्पा संस्कृति, ठीक है,
और जो है मोहन जो है सिंधु घाटी की सभ्यता, कई नाम है इस सभ्यता के। सुतकांगडोर देख रहे हो, ये सबसे जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है ये सुतकांगडोर। और इसका जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे नॉर्थ वाला क्या है स्थान, मांडू है। और जो है सबसे साउथ का क्या है आपका दैमाबाद है। और सबसे ईस्ट का आपका जो है आलमगीर मेरठ में है, ये स्थल है। तो बच्चों अब देखते हैं यहाँ पे ये हो गया, ये रसाल जनेज है। मगान यानी के जानते हो मगान किसे बोल रही है, बताओ बच्चों। दिलमुन क्या हो गया, बहरीन हो गया। उर और उरूक ये मेसोपोटामिया के जो है शहर है, ठीक है। ये आपका जो है तूरान है। ये अल्तिन डेपे है, ये शहर है सोख्ता है। टेपे याहिया है, ठीक है। इधर आपका जो है ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है। ये आपका अरब सागर है, ये फारस की खाड़ी है आपकी ये। और ये कैस्पियन सागर है, सबसे बड़ी झील। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, हाल ही में पुरातात्विक खोजें इंगित करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्व छोर पर स्थित ओमान से, दक्षिणी पूर्व छोर ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमान तांबे तथा हड़प्पाई वस्तुओं दोनों में निकिल के अंश मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान, एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान या मुर्तबान भी कहते हैं इसे, जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिला है। ओमान समझ रहे बच्चों, ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती हैं। हमें यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे, यानी कि इनमें भरकर कोई वस्तु वो देते थे और वहां से ओमानी तांबा प्राप्त करते थे। ओमान में मिला एक हड़प्पाई मर्तबान, देखो बच्चों ये है, ये है। तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, क्या है मेसोपोटामिया के लेखों में ओमान का नाम मगान नामक क्षेत्रों से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकिल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाले अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरे, बार्क, पासे तथा मनके शामिल है। इस संदर्भ से यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन कहते हैं, जो आज का बहरीन है। मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पा क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त शब्द है। नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं। कार्निलियन जो लाल पत्थर है, लाजवर्द मणि जो ब्लू पत्थर है, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियां। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक यहाँ यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा हो, उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातात्विकों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। क्या यह नाम उसे अपनी आवाज से मिला था? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाजों तथा नावों के चित्रांकन पाते हैं। अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाजों के चित्रांकन पाते हैं। देखो बच्चों आप ये, ठीक है, ये मोहर है। इस मोहर पर देखो ये जो है बैल का चिन्ह जो है बना हुआ है, ठीक है। एक ये मोहर हमें प्राप्त हुई है। इस पर देख रहे हो ये जो है एक नाव बनी हुई है इस तरीके से, और ये एक मोर जो है, मोर का चिन्ह है यहाँ पे, और एक मोर इधर है आपका, ठीक है।
और ये देख रहे हो बच्चों आप, ये ऊपर क्या है, ये बताओ क्या है, ये मगरमच्छ का फिगर है ऊपर इसके। ठीक है, नाव के चित्र वाली मोहर प्राप्त हुई है। अब इसे देखते हैं कि बहरीन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर पर कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। रोचक तथ्य यह है कि दिलमुन के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आया है कि चर्चा कीजिए, हड़प्पाई क्षेत्र से ओमान, दिलमुन, मेसोपोटामिया तथा कौन कौन से मार्गों से जाया जा सकता था। तो हम ओमान जाएंगे, दिलमुन जाएंगे, मेसोपोटामिया जाएंगे, तो कौन कौन से मार्ग से वहां पे जो है जा सकता है। आप जो है सब मैथ से समझेंगे। देखो बच्चों, ये हड़प्पा सभ्यता होगी हमारी, तो यहाँ हम जो है जल मार्ग से जाएंगे, अरब सागर से आप जो है फारस की खाड़ी, ये बच्चों देख रहे हो आप, ये जो है आप इस तरीके से जाएंगे। दूसरा आप जो है स्थल मार्ग से आप जो है जा सकते हैं इन सभी स्थानों पर, और यहाँ से फिर आप जो है इस तरीके से, तो दो मार्ग है हमारे, स्थल मार्ग से जा सकते हैं और जो है या जो है जल के मार्ग से आप जो है नाव के द्वारा जा सकते हैं। मगान जो आपका आया है, मगान यानी कि ओमान को कहते हैं। दिलमुन आपका जो है बहरीन हुआ, और मेसोपोटामिया जो आपका दजला फरात नदियां हैं, इराक को बोलते हैं। और मेलुहा या नाविकों का देश जो है हड़प्पा सभ्यता को बोला जाता है। बच्चों आज का हम टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे, और जो अपने सहपाठी हैं उनको शेयर करेंगे। धन्यवाद।